ई का मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? लो होती है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाई ना। एक जनरल सॉलिड के बारे में स्थितिज ऊर्जा, ये मॉलिक्यूल जब पास पास रहते हैं फोर्स काम करता है ना, तो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, स्थिर रहते हैं, ज़्यादा सरफेस पे मूव नहीं करते, है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। दूर दूर जाने लगते हैं वो ना। अगर इतना टेम्परेचर दे दे कि इनका बॉन्ड टूट जाए, फ्री हो जाए, तो इनकी बीट डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी। जैसे आप सोचिए कि नमक है, सॉलिड है, 802 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का, नमक का। अब आप समझिए, आप टेम्परेचर से इसको नमक को जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। आप घरों में कितना टेम्परेचर पहुंचा सकते हो? ज़्यादा 100-150, है ना। 100 में पानी बॉयल करने लगता है। आप सोचिए कि इसको 802 डिग्री टेम्परेचर देंगे, तब इसका क्रिस्टल ब्रेक होकर के मेल्ट करेगा, क्योंकि इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स काम करते हैं, है ना। और जिसके बॉन्ड को ब्रेक करना, आप अब इस वाली स्टेट में आप पढ़ेंगे, जो NaCl का स्ट्रक्चर है क्यूबॉइडल शेप में है, ऐसे घन के आकार का है ना। और इनकी लैटिस एनर्जी, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये इनके मॉलिक्यूल, ये जो एटम है, इतना टाइटली बाउंडेड होते हैं कि इनको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। अब बताइए, कोई चीज़ पहले मेल्ट करेगी तब तो बॉयल करेगी, है ना। तो सीधी सी बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है। आयनिक सॉलिड है, इसके कैसे सॉलिड कहते हैं? आयनिक। तो इसका मतलब जो सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? बहुत ही हाई होते हैं ना। और खासकर आयनिक सॉलिड के बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। आप सोचिए कि नमक में, पानी में वो ताकत है कि इसके बॉन्ड को तोड़ करके गला देता है, लेकिन आग में वो ताकत नहीं है कि नमक को आसानी से क्या कर दे, उसको तोड़ दे, पिघला दे, है ना। 802 मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और जैसे आप पानी में डालते हैं, पानी पोलर जो है कंपाउंड है, ध्रुवी विलायक है ना। जैसे एक सिरा H+ होता है, दूसरा सिरा OH-, ध्रुवित हो गया ना। और उसके बाद ये भी देखिए, जैसे NaCl है, Na+ है और Cl, जो निगेटिव सिरा है वहाँ पे पानी का पॉजिटिव पोल पहुँच जाता है और इसको खींचने लगता है। ये देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। जब खींचने लगता है तो धीरे धीरे ये बॉन्ड क्या होने लगता है? कमजोर, और टूट जाता है, फ्री हो जाता है नमक, और इनके जो आयन हैं ये पानी में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ये रीज़न है कि पानी किसी आयनिक सॉलिड को अपने अंदर कैसे घोलता है, उसके बॉन्ड को क्या कर देता है? वीक कर देता है, और धीरे धीरे वो कंपाउंड क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। तो डिटेल में अब इनकी कैसे यूनिट सेल क्या होती है, इनका डायमेंशन क्या होता है ना, पैरामीटर्स क्या होते हैं, सारे स्टेट चैप्टर पढ़ते हैं इनके बारे में। लेकिन जनरल प्रॉपर्टी क्या है? इनका आयतन और का वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है लेस होता है, बहुत कम आपस में पास पास होते हैं। इसका मतलब जो फोर्सेज काम करते हैं बहुत ही क्या होते हैं? स्ट्रांगर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्या होता है? हाई होता है। आप हाँ होता है। तो आप बताइए, लिक्विड में थोड़ा सा लिक्विड को भी इंट्रोड्यूस कर दूं। जो लिक्विड है हमारा, इसका इसमें क्या होता है बताइए? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। और अगर डेंसिटी की बात करें तो बताइए डेंसिटी क्या होगा? बताइए हाई होगा कि लो होगा? कंपेयर में इसके लो होगा, है ना। और दूसरा, इसमें लिक्विड में क्या होता है बताइए? फ्लो करने की प्रॉपर्टी होगी। क्या करने की प्रॉपर्टी होगी? इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसके कंपेयर में क्या होगी? हाई होगी ना। यानी ये सरफेस पे से लुढ़का दीजिए तो बहने लगेंगे, दूर दूर तक फैल जाएंगे ना। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी चर्चा होगी। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इनका वॉल्यूम बताइए? वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, क्यों? वॉल्यूम इनका क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन शेप इनका डेफिनेट नहीं। अच्छा, शेप की बात हम करते हैं तो शेप इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट होता है कि जिस आकार के बर्तन में डाल देंगे उसी का शेप क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है ना।
गिलास में डालते गिलास जैसा, इसमें भरते इसके जैसा, है ना। अच्छा, दो चीज़ें आती हैं, आकार और आकृति। शेप, आकार और आकृति। आकृति का मतलब होता है शेप, ठीक है, और इसका मतलब होता है साइज। दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, हाँ क्लास ले रहा हूँ, अभी बात करेंगे। बताइए, शेप और साइज में क्या अंतर है? उस कॉन्सेप्ट है, शेप किसे कहते हैं और साइज। हाँ, शेप और साइज में क्या होता है? इसमें द्रव्यमान भी होता है और अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये बोतल जैसा है तो क्या इसमें द्रव्यमान नहीं है? अगर इसमें कह रहे हैं पानी बोतल जैसा है ना, बोतल के आकार का पानी हो गया, अब इसको तौलेंगे तो इसमें मास नहीं आएगा क्या? आएगा ना। अगर पानी हटा भी दो तो इसका इटसेल्फ इसका खुद का मास है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं फिर? और बताइए, और क्या अंतर? आपको पता है कि जो शेप होता है वो हम आपको एग्जैक्ट अंतर बताते हैं। जैसे सर्किल और सर्किल माने क्या होता है? वृत्त, और स्फीयर माने होता है गोला। इन दोनों में जो अंतर है वही शेप और साइज में अंतर है। वृत्त और गोला में क्या अंतर है? वृत्त को आप कापी पे एक बिंदु मान करके ऐसे उसको खींच सकते हो, ये क्या हो गया? सर्किल हो गया ना। क्या फुटबॉल को ऐसे खींच सकते हो? फुटबॉल क्या हो गया? गोला हो गया, है ना। अच्छा बताइए, फुटबॉल को आप कापी पे रख देंगे तो उसकी परछाई बनेगी, क्या बनेगी बताइए? जिसकी परछाई बनती है वो 3 डायमेंशन होता है। क्या होता है बताइए? यानी गोला 3D है और वृत्त क्या है? 2D है, 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। उसकी परछाई बताइए, कापी पे आप ऐसे कंपास लगा के खींच देंगे, उसकी परछाई बनेगी क्या? नहीं। एग्जैक्ट अंतर यही है ना, कि जैसे हम उसको वृत्त और गोले में अंतर है। गोला को ऐसे उठा के गोलाकार उसके यहाँ रख दें तो उसकी मेज पर ये देखिए हाथों की परछाई बन रही जैसे हमारे ना, तो उसकी क्या शैडो बनेगी, है ना। तो ये अंतर है, यानी कि जो स्फीयर होते हैं वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, त्रिविमीय संरचना, है ना। और जो वृत्त होता है वो क्या होता है? 2D होता है। वही शेप और साइज में भी अंतर है ना। जैसे अगर आप कहीं अंधेरे में बैठे हो, हल्का सा लाइट पड़ रहा, अब कोई आदमी बगल में जा रहा है, उसकी दीवार जैसे देखिए मेरे हाथों में ये परछाई देखिए, दीवार बन रही है ना, है ना। तो जब यहाँ से गुजर रहे होंगे, आप हमें पहचानते भी ना हो, तो आप दूर से दिखाई देंगे यार कोई मानव जैसा जा रहा है। अब वो कौन मानव है आपको निश्चित नहीं है ना। इसका मतलब हमारी शैडो बन रही है। अगर कोई जानवर जा रहा है, कुत्ता बिल्ली दे, उसकी शैडो बन रही है ना। तो बताइए, इसका मतलब जिनकी परछाई बनती है 3D फिगर होता है। क्या होता है वो? तो ये जो शेप होता है ये 3 डायमेंशन है। क्या है बताइए? 3 डायमेंशन है, यानी उसके जैसा, इसकी आकृति जैसा, जैसे मानव का आकृति जैसा, है ना। इस हाथी की आकृति जैसा, वो आकृतियाँ हो गई जिनकी क्या बनता है? शेप। साइज क्या होता है? या तो बड़ा या तो छोटा, 2D, है ना। साइज क्या होता है? कितने साइज का, या कितने छोटा या बड़ा। मतलब ये 2 डायमेंशन है, और जो आकृति होती है 3 डायमेंशन, है ना। तो यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिए, शेप क्या होता है यानी 3D। अगर हम इसको चाहें तो मतलब दूसरे में भी यही पानी डाल दें, है ना, तो अगर यहाँ रख दें तो इसकी परछाई भी क्या होगी, इस पर बनेगा, है ना। तो शेप, इसका शेप निश्चित नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है? निश्चित। तभी आप मेजर करते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, है ना। चाहे दूध का आयतन, चाहे पानी का आयतन, है ना, ये निश्चित होता है। अच्छा, लिक्विड में और क्या पाई जाती है? 2 प्रॉपर्टी और सरफेस टेंशन, ये नाम सुना है, और विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन जिसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है उसे? पृष्ठ तनाव है। क्या होता है पृष्ठ तनाव? जैसे जो द्रव का पृष्ठ है, तनी हुई डोरी मान लीजिए आप, तनी हुई डोरी की भांति बिहेव करता है ना। और उस पर लगने वाला उसके एकांक यूनिट एरिया पर जो लंबवत फोर्स काम करता है, जिसके कारण द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कर ले। क्या कर लेता है? न्यूनतम। जैसे आप गर्म तवे पे ऐसे मार दीजिए पानी के बूंदे तो गोलाकार हो जाएगी ना। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? गोलाकार
आकृति ग्रहण कर लेती है। यानी द्रव अपना क्षेत्रफल को न्यूनतम रखना चाहता है ना। जैसे गर्म हलवा खाते हैं ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो आकर के आपको एक यूनिट एरिया में ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, अपना क्षेत्रफल कम करता है, तो वहाँ जो स्वाद कलिकाएँ होती है उसका स्वाद बढ़ा देती है ना। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जैसे कि अब ये है सरफेस टेंशन हो गया, जिसके कारण द्रव अपना क्षेत्रफल क्या कर लेता है, न्यूनतम। बारिश की बूंदों का गोल होना, है ना, गर्म हलवा स्वादिष्ट कम होना, ये सारी चीज़ें सरफेस तनाव के एग्जाम्पल हैं। एक गुण होता है द्रव में विस्कोसिटी, श्यानता कहते हैं, है ना, श्यानता, जिसमें द्रव की परतें एक दूसरे की बहने का विरोध करती है ना। जैसे सोचिए, अगर हम इसी पानी को यहाँ पे ऐसे इसी पे लुढ़का दें और इतना ही शहद लुढ़का दें, तो बताइए कौन ज़्यादा श्यान द्रव है, ज़्यादा पानी फैलेगा या शहद? पानी, है ना। इसका मतलब जिसमें अब देखिए वही लिक्विड अवस्था में वो भी है, शहद भी है आपका, लेकिन उसको फैलाएंगे तो उसमें जो बल काम करते हैं इनको श्यान बल कहते हैं, है ना। उसकी परतें वो ज़्यादा श्यान द्रव है, यानी ज़्यादा गाढ़ा कह लीजिए आप, है ना। और उसकी परतें एक दूसरे के बहने का विरोध करती हैं ना, और जब विरोध करती हैं तो उसी बल को कहते हैं श्यान बल। क्या कहते हैं? विस्कस को इंग्लिश कहते हैं विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, उस गुण को कहते हैं श्यानता। तो द्रव में श्यानता भी पाई जाती है ना। जैसे हम कहते हैं पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल और पानी, है ना। तो सबसे अधिक, जैसे पेट्रोल लिया, डीजल लिया, मिट्टी का तेल लिया और पानी, सबसे ज़्यादा श्यान द्रव कौन है? अच्छे समझिए, श्यान द्रव वो होता है जो फैलेगा कम, उसका प्रसार कम। भाई पेट्रोल तो ऐसे ऐसे हाथ ले लीजिए उड़ने लगेगा, इसका मतलब गैसेस स्टेट में आ जाता है ना। डीजल से भी मोटा तेल मिट्टी का तेल होता है। आपने डीजल और मिट्टी तेल कंपेयर किया है? डीजल, इसके बाद पहले पेट्रोल महंगा, फिर डीजल महंगा, फिर मिट्टी का तेल है, फिर पानी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे कम श्यान द्रव आपका क्या हो गया? पेट्रोल, सबसे जल्दी उड़ेगा, है ना। फिर क्या हो गया? डीजल, फिर क्या हो गया? मिट्टी का तेल, फिर क्या हो गया? पानी, है ना। इसका मतलब सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें पाई जाएगी? पानी में पाई जाएगी, है ना। सबसे कम किसमें पाई जाएगी? पेट्रोल में पाई जाएगी ना। यानी जो जितना जल्दी से उड़ेगा, ज़्यादा मूवेबल पार्टिकल होंगे उसके, इसका मतलब वहाँ विस्कस फोर्स कम काम कर रहा है ना। तो बताइए ये दोनों गुण जो है किसके हैं बताइए? लिक्विड स्टेट के, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है? अब गैसों का क्या है बताइए? गैसों का वॉल्यूम और शेप, ये दोनों ही क्या होते हैं? इनडेफिनिट, है ना, इनडेफिनिट, यानी इनका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? यानी गैस के अणु में बहुत दूर दूर तक फैलने का, प्रसार करने का क्या होता है? गुण होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्योंकि इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, तो इनमें बल कम काम करेंगे, है ना। और क्या गैसेस के खास बात है? गैसेज सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालती हैं, क्योंकि ये रैंडम मोशन में क्या करती है? जिग जैग, एक किसी बर्तन में आप भर दीजिए तो जिग जैग मोशन में क्या करती हैं? गति करती हैं ना। और बर्तन की दीवारों पर बराबर जो है एक समान क्या मारती है? धक्का, प्रेशर मारती रहती है ना। तो बताइए इनका जो है, इनका प्रेशर होता है, और इनकी मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है? टेम्परेचर नापते हैं, प्रेशर नापते हैं ना। जब सिलेंडर में भरी जाती है गैस तो क्या क्या नापते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, मास, है ना। और मेनली ये 3 फैक्टर ये तो नापते ही नापते हैं। और गैसों का मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम, कितने आयतन के सिलेंडर में क्या है? भरी है ना। अब दूसरी चीज़ की गैसों का जो मिक्सचर होता है, आपको पता है अगर एक मिक्सचर में एक बंद बर्तन ले लीजिए, उसमें 3-4 गैसेस भर दीजिए, तो सब आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। इस मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस। जैसे वायु गैसों का क्या है? कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है ना। समांगी और विषमांगी मिश्रण 2 टाइप के मिश्रण होते हैं, है ना। विषमांगी का मतलब मोर देन 1 फेज, जिसमें 2 प्रावस्थाएं कम से कम दिखाई दें। जैसे चीनी मिला दीजिए और जैसे आप पानी मिला दीजिए और बालू मिला दीजिए, आपको 2 फेज दिखाई देगा ना, बालू अलग, पानी अलग। लेकिन बताइए नमक और पानी मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? मिसबिल। नींबू डालते हैं पानी में, क्या हो जाता है? पानी जैसा, है ना, एक ही स्टेट दिखाई देती है ना।
लाइक सल्यूट लाइक सॉल्वेंट, यानी जो हमारा विलेय है विलायक जैसा ही दिखता है, राइट ना। तो इसका मतलब ऐसे विलेन क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस। अब आप हवा बह रही, इसमें ये नहीं कह सकते केवल ऑक्सीजन ही है। आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% में अदर गैसेज अक्री गैसें वगैरह आर्गन है, नियान है, क्रिप्टन है, जीनान है, रेडान है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड भी है 0.03% ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जैसे जैसे पौधे कम हो रहे हैं और ज़मीन ज़्यादा लोग जल्द बढ़ रहे हैं तो CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने का बहुत ख़राब इम्पैक्ट जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, पूरा पृथ्वी का तापमान का गर्म होना। अभी बांदा देखिए पेपरों में आया था कि बांदा सबसे गर्म जिला रहा पूरे भारत में, 49 डिग्री पहुँच गया था ना। तो उसकी वजह क्या है, जो पूरे विश्व का तापमान गर्म हो रहा है उसकी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। भाई जीव बढ़ रहे हैं, वनस्पतियाँ कम हो रही हैं। ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक लेता कौन है, पौधे लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, यूज़ करते हैं। जब वही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ना है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र में डूब जाने की संभावना हो जाएगी पृथ्वी की धीरे धीरे, अगर ये बहुत ज़्यादा रहा। आगे इस पर कोई ध्यान न दिया गया है ना। तो इसलिए देखिए प्लांटेशन, गवर्नमेंट प्लांट लगवाती है, आम आदमी कहाँ पौधे लगाता है ना। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि पौधे लगाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो, है ना, और ग्लोबल वार्मिंग कम हो। और पौधे लगाने से इन्वायरमेंट भी बनता है ना। तो हम एक जनरल आइडिया तीनों स्टेट के बारे में, गैसेस के बारे में और लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में जनरल जो बातें थी उसको हमने बता दिया। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन किसका गुण है, द्रवों का गुण है ना। और गैसों का क्या गुण है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, दो टर्म आते हैं, विसरण और निसरण, है ना, दो चीज़ें होती हैं। जब एक गैस स्मॉल होल से पास होकर फैलती है इसको कहते हैं इफ्यूजन, निसरण, है ना। और जब ये लार्ज एरिया में, जैसे यहाँ सिलेंडर का नाप खोल दिया, गैस को जो भी स्थान मिलेगा चारों तरफ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना। ये घटना क्या कहलाती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस का स्वतः प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो, है ना, अपने आप फैल जाना, वो क्या है बताइए, विसरण है। जैसे आप कहते हैं गैस कहीं लीक कर रही है, इसका मतलब कहीं स्मॉल होल से क्या हो रही है, पास हो रही है। स्मॉल होल से पास होना उसको कहते हैं निसरण, है ना, इफ्यूजन कहते हैं। और एक वाइड एरिया में फैल जाना, और उसके लिए कोई विशेष बैरियर की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो गैसों को जो भी स्थान मिलता है उसमें वो एक समान रूप से क्या हो जाती है, फैल जाती है ना। इस घटना को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और एक घटना परासरण का सुना होगा आप लोगों ने। परासरण क्या होता है, परासरण, और अभी तो गैसों के लिए हमने कहा कि एक प्रॉपर्टी की विसरण होती है, एक टर्मिनोलॉजी आती है परासरण। परासरण क्या होता है, परासरण जैसे आप चना है आप पानी में भिगो दिया, है ना, तो बताइए क्या करता है, सुबह फूल जाता है, क्या हुआ होगा, कभी थिंक करिए आप। जो पानी है विलायक है, सॉल्वेंट कहते हैं ना, और जो चने की ऊपरी लेयर है वो SPM की तरह काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं उसको। उसके थ्रू होकर, अब देखिए परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि विसरण के लिए ऐसे कोई झिल्ली का होना आवश्यक नहीं, है ना। और देखिए तो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिए कि विलेय नहीं चलता, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, है ना, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का प्रवाह परासरण कहलाता है ना। और जबकि विसरण में क्या हुआ, विलेय के अणुओं का, या गैस के विलेय, वो गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना किसी माध्यम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के बिना स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है ना। अच्छा, विसरण केवल गैसों में ही नहीं होता, आप पानी बीकर ले आइए, पानी में ऊपर रंग का टुकड़ा छोड़ दीजिए आप, धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा पानी रंगीन हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब, और रंग की सांद्रता ऊपर ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो नीचे आकर पानी में फैलती जा रही है, पानी रंगीन, उधर सांद्रता ज़्यादा और नीचे कम, तो कहाँ चल रहे हैं, विलेय कण चल रहे हैं विलायक की ओर, है ना। तो ये घटना कौन सी है, परासरण है। ये घटना कौन सी है बताइए,
अपरासरणिक विसरण है ना, विलेयकरण मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो और परासरण में दो टाइप का परासरण होता है, एक एक्स ऑस्मोसिस, एक एंड ऑस्मोसिस, है ना, अंतः परासरण और बाह्य परासरण, है ना। अब दोनों घटनाएं आप दैनिक जीवन में आप अपने घरों में देखते हैं। जैसे किशमिश को पानी में डाल दीजिए आप, क्या फूल जाएगा। अब किशमिश के अंदर आप जानते हैं ना कि लिक्विड उसकी जो गाढ़ा है वहाँ सांद्रता ज़्यादा है, अब पानी की सांद्रता कम, तो जो पानी सांद्रता कम से अधिक की ओर चला, अंदर की ओर चला ऑब्जेक्ट के, है ना, ये हो गया अंतः परासरण। कैसा परासरण। और कहीं अंगूर को जो है नमक के गाढ़े घोल में फेंक दीजिए आप, है ना, उसका जो मटेरियल है निकल के बाहर चला जाएगा, यानी कि अब अंदर सांद्रता कम है, बाहर सांद्रता पिचक जाएगा वो, है ना। तो अर्धपारगम झिल्ली से जो मूवमेंट होके चला गया, ये क्या हो गया बताइए, एक्स ऑस्मोसिस हो गया। आइए देर में कैसे है, दूर से आते हो क्या। तो हम बात कर रहे थे आपको डिफ्यूजन गैसों में कौन सा गुण होता है, डिफ्यूजन मिश्रण का गुण होता है ना, इफ्यूजन का गुण होता है ना। और हमने एकदम क्लियर कट बता दिया कि जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस माने परासरण और डिफ्यूजन माने मिश्रण, दोनों में क्या अंतर है बताइए। क्या बताया मैंने, ऑस्मोसिस में कौन चलता है, सॉल्वेंट चलता है। कौन चलता है, बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। इसमें सॉल्वेंट मूव करता है, क्या इधर कैसे मूव करता है सॉल्वेंट, यदि परासरण की क्रिया में कम सांद्रता से, है ना, लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर, और इसमें हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इसमें एसपीएम की आवश्यकता होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत होती है, और इसमें किसी अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत है ना। और यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में मेनली हम फोकस करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में, और तीनों स्टेट के बारे में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। गैसियस स्टेट के लिए थोड़ा सा नोट्स भी बनाते जाइए। गैसियस स्टेट, gaseous state, gaseous state is the state of matter, in the state of matter have no definite shape and volume, ऐसे पॉइंट वाइज करते ले जाइएगा। Gaseous state, the matter of state have no definite shape and volume. Next point, gases create उत्पन्न करती है प्रेशर एज द ऑल डायरेक्शन ऑफ कंटेनर, प्रेशर एज ऑल डायरेक्शन ऑफ कंटेनर, कंटेनर। This state exists at high temperature. High temperature, जैसे आप देखिए एक कंपाउंड है हमारा वाटर, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्यों, 0 डिग्री के आसपास लाते हैं, बर्फ स्टेट में रहता है ना। फिर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाइए, 4 से आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे सबसे हाई होती है ना। और जैसे नीचे आता है डेंसिटी कम हो जाती, 0 डिग्री पर डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, रखिएगा। 0 डिग्री पूरी तरह बर्फ बन जाता है, लेकिन डेंसिटी की बात करें वाटर की
तो कितनी डिग्री हाई होती है? 4 डिग्री, एकदम मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। उसके बाद 4 डिग्री के बाद उसमें होने लगती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, जिससे स्पेस बढ़ जाता है। तभी कहा जाता है कि जाड़े के दिनों में नल की जो पाइपें होती हैं फट जाती हैं। जब बर्फ बनता है तो उनके वॉल्यूम में क्या हो जाता है? एक्सटेंशन, है ना। इसका मतलब 0 डिग्री जब जा रहा है तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तब जाके, मान लीजिए बर्फ है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड स्टेट आया, और हाई टेम्परेचर बढ़ाया, अब जल का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री, क्यों 100 डिग्री पे आया तो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण अपनी सतह को छोड़ करके ऊपर जाने लगता है ना। तो कौन से स्टेट में आ गया? गैसेस। इसका मतलब गैसेस स्टेट जो एग्जिस्ट करती है वो कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, the intermolecular distance between gaseous molecule, intermolecular distance between gaseous molecule are negligible, नगण्य होता है लगभग, क्यों? गैसें दूर दूर तक क्या होती हैं? फैलती है ना। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस की बात लिखे हैं क्या? डिस्टेंस लिखा है ना। हाँ, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेगेबल नहीं, वेरी हाई, नेगेबल मत लिखिएगा, वेरी हाई, वो फोर्सेज नेगलेबल होती है ना। और वेरी हाई यानी ये बहुत दूर दूर तक क्या होता है? इनका डिस्टेंस क्या होता है? बहुत दूर दूर होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस बहुत कम होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस आर वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस आर वेरी हाई। There are following measurable property of gases. First, mass, second, volume, third, pressure, fourth, temperature, etc. गैसों का मेनली क्या क्या मेजरमेंट किया जाता है, क्या क्या मापते हैं? मास के बारे में बात करते हैं ना, इनका मास निकालते हैं। मास का संबंध अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब गैस लाज पढ़ाएंगे, अवगोत्रो का ला पढ़ाएंगे, उससे मोल आएगा, है ना, अवगोत्रो संख्या मोल कॉन्सेप्ट ना। तो वहाँ से मास, अब आप जानते हैं मोल N=W/m होता है ना, यहाँ से मास की बात करते हैं, है ना। इसके कैसे मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है, मोल निकालते हैं, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। वॉल्यूम गैसों का जो इंटर कन्वर्जन जान लीजिए, 1 मीटर, कभी कभी लिखा था 1 मीटर क्यूब, गैसों का वॉल्यूम किसने दिया था? 1 मीटर क्यूब। ये इक्वल टू होता है 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब का यूनिट दिया हो, इसका मतलब वो कितना लीटर है? और इतना ही 1000 डीएम क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब की होता है ना। तो ये इंटर कन्वर्जन मेनली गैसेस का जो हम वॉल्यूम की बात करते हैं मेनली लीटर में ही किया करते हैं, लेकिन अगर कहीं डेसीमीटर, एनसीईआरटी की बुक में डेसीमीटर क्यूब में भी दिया होता है ना, तो जो डेसीमीटर क्यूब है और लीटर है ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मीटर क्यूब का मतलब क्या? अच्छा बताइए, 1 लीटर इसको ml में कन्वर्ट करते हैं, आप जानते ही हैं 1/1000 ml, है ना। तो जिस भी यूनिट में आ जाएगा, ml में निकालिए या लीटर में निकालिए, मेनली जो आपका कैलकुलेशन आता है वो मेनली क्या करते हैं? लीटर में।
आपने सुना होगा किसी भी गैस का एनटीपी का आयतन 22.4 लीटर के बराबर, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर के बराबर। और जो ये गैसेस टाइप की जो आप सवाल लगाते हैं PV=NRT ना, यहाँ भी वॉल्यूम को मेनली किस में मेजर करते हैं, लीटर में, है ना। तो जो न्यूमेरिकल आएंगे मेनली इसमें वॉल्यूम लीटर में होगा। अगर मान लीजिए और किसी यूनिट में होगा तो DM क्यूब में दे सकता है या ml में दे सकता है ना। और आप जानते हैं प्रेशर का देखिए इसी फार्मूला देख लीजिए, प्रेशर निकाल सकते हैं आप ना कि कितना प्रेशर पे उस गैस सिलेंडर में वो गैस भरी गई है ना। या कंटेनर का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर से संबंधित सवाल आते हैं, है ना। टेम्परेचर आप जानते हैं ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है K = 1/2 देखिए, तो गतिज जो हाफ mv² आपने सुना होगा ना। तो गतिज ऊर्जा यहाँ मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैसेस मॉलिक्यूल उतना ही दूर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और इसे बोल्ट्जमैन कॉन्सेप्ट K = 3/2 kTa फार्मूला आगे बढ़ेगी। ये देखिए जहाँ K है बोल्ट्जमैन नीयतांक, T क्या है, टेम्परेचर है। तो देखिए Ke डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब। अब आप बात करेंगे कि गैसों में कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छा, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, हाइड्रोजन बंध का बनना, है ना। तो हाइड्रोजन बंध भी दो टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, दो टाइप का, है ना। तो यहाँ जो इनमें फोर्स काम करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल में, इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरे फोर्स क्या होंगे बताइए, इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना। इसको एग्जांपल समझते हैं, समझिए इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे आप एक परिवार में रहते हो ना, आपके परिवार के साथ आपके सदस्यों में अच्छी बॉन्डिंग है, बिटवीन माता है, पिता है, भाई है, बहन है, एक अलग से एक रिलेशनशिप है ना। फोर्सेस क्या है, एक बॉन्डिंग, फोर्सेस क्या मतलब एक तरीके क्या है, अट्रैक्शन। अच्छा, दो टाइप फोर्स होते हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दूसरा रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं, है ना। दो टाइप फोर्सेस होते हैं, है ना। तो अगर विदिन ए मॉलिक्यूल होता है, जैसे एक ही परिवार के साथ समझ लीजिए, है ना, एक ही परिवार के साथ आपस में सदस्यों में आप मान लीजिए कि आप एक एटम है, आप एक एटम है, आप दोनों भाई भाई हैं या भाई बहन है, जो भी है। तो बताइए अगर अच्छी बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप अच्छा है, अब या तो स्ट्रांगर होगा या तो क्या होगा, वीक होगा, है ना। अगर विदिन ए मॉलिक्यूल होता है, एक ही अणु के अंदर या समझिए एक ही परिवार के अंदर, तो इसको हिंदी में कहते हैं इंट्रा, माने होता है हिंदी में कहते हैं अंतः अणु। क्या कहते हैं बताइए, अंतः अणु, है ना। और इसको कहते हैं अंतर अणु, इंटरमॉलिक्यूलर अंतर अणु, दोनों में स्मॉल डिफरेंस है। अगर आपका सोचिए आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी रहते हैं आपके अगल बगल, उनसे बेहतरीन बॉन्डिंग है, यानी एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ, है कि नहीं। यानी एक का, जैसे अगर आप मान लीजिए जल का अणु ले लीजिए, जल के अणु का एक अणु का दूसरे के साथ कैसी बॉन्डिंग है ना। तो वो फिर एक का दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग के बारे में हम बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। और विदिन ए मॉलिक्यूल एक ही अणु के अंदर बात करते हैं, समझिए एक ही परिवार के आपस के सदस्यों के बीच जो बॉन्डिंग है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर सेम, अब आप जानते हैं कि सेम जब चार्ज होता है तो रिपल्सन काम करता है, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। तो यहाँ पर जो हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो गैसेस में है, पहली बात तो ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं। और आज इसमें लिखिए जरा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल are mainly attractive forces
attractive forces. These forces are also called van der Waal forces. These forces are also called van der Waal forces. ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि गैसेस मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा मुख्य रूप से फोर्स काम करता है, कौन सा फोर्स काम करता है, वान डेर वाल। ये बहुत ही कमज़ोर फोर्सेस होते हैं, है ना। क्यों कमज़ोर होंगे आप बताइए? क्योंकि मॉलिक्यूल की बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों? अगर दूर दूर रहेंगे तो बताइए बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी ना। इसका मतलब जो वान डेर वाल फोर्सेज होते हैं, पहली बात तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। अट्रैक्शन तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा, है ना, इंटर होगा या इंट्रा होगा। तो यहाँ पे जो वान डेर वाल फोर्सेज हैं ये आपके बहुत वीक फोर्सेज हैं। अगर देखिए वान डेर वाल फोर्सेज आर मेनली 3 टाइप्स। Three types. इसको लिख लीजिए। फर्स्ट है लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। सेकेंड है डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस। डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनके भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम पूछे जाते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। लंदन फोर्सेस क्या होते हैं? एक वैज्ञानिक थे फ्रिट्ज लंदन, इनका नाम था, एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, है ना। तो इन्होंने एक फोर्स देखा बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, अगर वो पोलर नहीं है तो। देखिए मॉलिक्यूल 2 तरह का होता है, या तो पोलर है या तो नॉन पोलर, है ना। नॉन पोलर का मतलब है, आपने बैलेंसी यदि चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया गया है, पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कर दूँगा, पोलर एंड। अब यहाँ पे लंदन फोर्सेज पढ़ने के पहले आपको जानना होगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या है ना। देखिए लंदन नॉन पोलर, ये लंदन फोर्सेज आर एक्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो क्या है? लंदन। अब देखिए नॉन पोलर का मतलब होता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी कोई कि न तो किसी के पास कम हो ना किसी के पास ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर बिटवीन द एटम्स, है ना। अगर ऐसा है तो वो कंपाउंड क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया, है ना। जैसे सपोज दैट अब हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे बनना, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये देखिए बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है? इक्वली शेयर ना। अब जब ये हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस आपको पता O डबल बॉन्ड O2 में इस तरह बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखिए ये है ना। अच्छा जरूरी नहीं है कोई नॉन पोलर है तो सेम एटम ही हो। आपको जैसे देखिए मीथेन का मॉलिक्यूल, CH4 का मॉलिक्यूल, ये सारे एग्जाम्पल क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और आपको डाइपोल मोमेंट बताया गया होगा कि यदि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो जाता तो भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है।
भले वो अलग अलग एटम हो, है ना। जैसे CCl4 में देखिए ये ऐसे जब ना, तो जब देखिए चारों इलेक्ट्रॉन बताइए इसके सब ये क्लोरीन से इक्वली शेयर है कि नहीं है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये देखिए इधर इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों डायरेक्शन में सेम लग रहा है ना। तो इसका म्यू डी बाई डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट होता है, म्यू डी बाई यूनिट में करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हिंदी में कहते हैं ना, इसका 0 आता है। मीथेन में भी देखिए चारों हाइड्रोजन सेम है, इसका डाइपोल मोमेंट 0। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसका भी देखिए नॉन पोलर, देखिए जबकि ये देखिए कार्बन है ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एटम है ना, तो डाइपोल मोमेंट उन्हीं का आता है या तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर हो। सिंगल बॉन्ड है, जैसे देखिए HCl है, HF है, अमोनिया है, या तो जिनके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। ये देखिए अमोनिया पे जोड़ी लोन पेयर है ना। वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, वाटर मॉलिक्यूल बेंट हो जाता है ऐसे वी शेप के आकार का। वेस्पर थियरी 11 में नहीं पढ़ा होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी ना, जो ये कहता है कि जब लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ज़्यादा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिससे बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। एक बार जेईई मेंस में आया था कि जो मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, तीनों पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। संकरण क्या है, sp संकरण पढ़ा है थोड़ा सा, तीनों में sp3 संकरण है। और फिर इसकी ज्यामितियाँ अलग अलग क्यों है, मीथेन चतुष्फलकी है, अमोनिया पिरामिडल है, वाटर वी शेप हो जाता है, बेंट हो जाता है ना। ऐसा क्यों, बॉन्ड एंगल भी 60 हो जाती है, 109.28, 107 डिग्री, 104.5 डिग्री, है ना। तो बॉन्ड एंगल भी देखिए घटती जा रही है ना। तो उसी के एक्सप्लेनेशन ये दिया था वेस्पर थियरी। बैलेंसी अगर पढ़ाने के मौका मिलेगा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। वेस्पर थियरी जो कहता है कि जब सेंट्रल एटम पे यदि लोन पेयर प्रेजेंट है स्ट्रक्चर बनाते समय, तो मॉलिक्यूल को लोन पेयर रिपल्सन के कारण, लोन पेयर का मतलब आप समझिए इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, इलेक्ट्रॉन माने क्या, माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये अपनी नॉर्मल ज्योमेट्री में sp3 की नॉर्मल ज्योमेट्री चतुष्फलकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बेंट हो जाता है, वी के आकार का वाटर दिखता है एक्चुअल में। अमोनिया पिरामिडल इस तरह हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ये लोन पेयर ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर में पिरामिडल में एग्जिस्ट करता है ना। ये वेस्पर थियरी कहती है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पहली बात तो क्या होंगे, इक्वली शेयर होंगे। क्या होंगे बताइए, इक्वल शेयर होंगे। तो जो इनके बीच में जैसे एक H2 का मॉलिक्यूल ये है, गैस है, दूसरे H2 का मॉलिक्यूल ये गैस है, इनके बीच में जो फोर्सेज काम करेंगे, पहले बात तो आप कहेंगे वांडरवाल फोर्सेज है ना। वांडरवाल में कौन सा फोर्स है बिटवीन, क्या है, लंदन फोर्सेज, है ना, लंदन फोर्सेज। इसका मतलब जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर है एटम के बिटवीन में, तब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अध्रुवी, हिंदी में क्या कहेंगे, अध्रुवी, है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, लंदन फोर्सेस, है ना। और 100 लगभग 18 एलिमेंट आपको पता होगा खोजे जा चुके हैं, जिनमें लगभग 13 या 18 एलिमेंट गैसेस स्टेट में है। अब बाकी या तो लिक्विड है या तो मेनली क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सॉलिड है ना। तो इनकी जो गैसेज हैं, गैसेज मॉलिक्यूल के बिटवीन अगर वो इक्वली शेयर इलेक्ट्रॉन में, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनमें जो फोर्स काम करेगा कैसा फोर्स होगा, लिखिए। अब लंदन फोर्स लिखिएगा। लंदन फोर्स इज द टाइप ऑफ वांडरवाल फोर्स। लंदन फोर्स इज द टाइप ऑफ वांडरवाल फोर्स, type of van der Waals force, type of van der Waals force which act between non-polar molecules, act between non-polar molecules. They are very weak attractive forces
they are very weak attractive forces. These forces are created when electron is equally shared. Created when electron is equally shared. Electron is equally shared between the molecules or atoms. Between the molecules or atoms. For example, H2N2O2 methane, H2N2O2 methane, CCl4, CCl carbon tetrachloride. In gaseous state, attracted by London forces. यानी अगर ये गैसेस स्टेट में है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? लंदन। सेकंड है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं नाम में ये डाइपोल यानी ऐसे मॉलिक्यूल के बिटवीन में ये फोर्स एग्जिस्ट करेंगे जो क्या होंगे? पोलर होंगे। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव। अच्छा, ध्रुव होते क्या है? प्लस और माइनस, सीधी सी बात है ना। चाहे इलेक्ट्रिकल ध्रुव हो चाहे जो भी है, तो पोलर तो मतलब दो ही, एक सिरा पॉजिटिव होगा और दूसरा। इसका मतलब है कि यदि आप एक जो है परिवार के सदस्य हैं, अगर किसी में कोई चीज़ आई, अगर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गई तब तो हो गया नॉन पोलर, है ना। अगर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट, आपने चालाकी कर दी, अपने भाई को कम दिया और आपने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, क्यों? इसका मतलब है कि वो मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, है ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनों का है। मान लीजिए सपोज दैट HF है, ठीक है ना। अब आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना। सबसे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो वो क्या है? फ्लोरीन, है ना। तो कोई विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, है ना। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना हाई होगा वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को उतना ही क्या करेगा? आकर्षित। अभी कहता है कि जरूर साझेदारी है हमारे और तुम्हारे बीच में, ना, लेकिन मैं ऐसा डोमिनेंट हूँ, मैं तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी ओर खींचे रहूँगा, है ना। तो इस तरह जब ये प्रॉपर्टी होती है तो डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव, इसको कहते हैं आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश, है ना। पार्शियल पोलर चार्ज पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, है ना। तो अब आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सोचिए चाहे वो HCl हो, सिंगल बॉन्डेड है अगर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो निश्चित है कि उसमें पोलैरिटी डेवलप होगी, है ना। अब आप देखिए HCl भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसको पार्शियल पॉजिटिव कर देगा, इसको पार्शियल नेगेटिव कर देगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है, अब ये पार्शियल क्या होता है? पार्शियल मतलब आंशिक का मतलब होता है जब किसी भी एटम पर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे कम चार्ज माना जाता है। कल आपको 1.6 कूलम नेगेटिव चार्ज, अगर इससे भी कम चार्ज आ रहा है तब उस चार्ज को हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। क्या कहते हैं? आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश। तो इन पर जो मॉलिक्यूल है अपने आप देख लीजिए क्या हो गया, बताइए, पोलर हो गया ना।
अब सोचिए ये पोलर दूसरे मॉलिक्यूल के पास आया HF और ये देखिए आप ये क्या पार्शियल नेगेटिव, ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दो मॉलिक्यूल जब आप पास पास में आएंगे तो बताइए एक फोर्स बिटवीन इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा कि नहीं काम करेगा। ये देखिए आप नेगेटिव है, ये क्या है बताइए। अच्छा ये दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इसी इंटरेक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दो डाइपोल है ना, है ना। या मतलब अब अगला भी हो सकता है, यहाँ F नेगेटिव, अब यहाँ पर अगला नेक्स्ट शुरू हो जाए ऐसे, और ये F माइनस। एक तो इनके बीच बताइए ये संबंध है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिलेशनशिप है ना। अब ये दूसरे के साथ कर रहा है, अब ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर, ध्यान रखिएगा। अब यही पे कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कौन सा इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना। और एक मॉलिक्यूल दूसरे के, अच्छा दो टाइप का बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगी ना। एक हो गया इंटर मॉलिक्यूलर, आपको पता है एक्चुअली में जब इसे देखा जाता है F और H और ऐसे ही H इस तरह से जिग जैग मोशन में दिखता है ना। इसको हिंदी में कहते हैं लहरियादार हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ऐसे लहराता हुआ, ठीक है ना। जिग जैग मोशन बॉन्डिंग होती है, इसके होती चली जाती है। और देखिए एक का दूसरे के साथ एक तो इंटर मॉलिक्यूलर है ना, और ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ही स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे जो है फिशर रोडवुस थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जनक। इन्होंने कहा था और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही कारण कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है ना। मैं आपको बता दूं, जैसे आपको कभी कभी इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता होगा HF, HCl, HBr, HI। इस फैमिली में केवल यह लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये तीनों गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों, है ना। उसका रीजन है HF में पाई जाती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, और इनमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी है। तो क्या रीजन है, क्या है रीजन। जैसे आप कभी कभी पूछता है क्या कारण है H2O एक लिक्विड है, द्रव है, जबकि उसी परिवार का H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों। ये द्रव है, ये गैस है, एक परिवार के हैं ऑक्सीजन और सल्फर। तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबके बीच में, हर एटम के बीच में नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की दो कंडीशन होती है ना। पहली बात हाइड्रोजन अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। पहली बात हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए किसी विद्युत ऋणी परमाणु से, है ना। और विद्युत ऋणी परमाणु का जो आकार होता है, साइज होता है, वो स्मॉलर होना चाहिए, है ना। और स्मॉलर 3 एटम हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अगर इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और ये दूसरे के साथ बनाते हैं तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना। पहली बात हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉलर इन साइज, यानी जो विद्युत ऋणी परमाणु है उसका साइज स्मॉलर होना तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी कारण जो है ये H2, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा। अच्छा बताइए अब आप साइज की बात करते हैं, आपको पता है नीचे जाने पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम ऑक्सीजन फैमिली के तत्व है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन फैमिली। कल हमने इसका हैलोजन नाम हैलोजन क्यों है बताया था, हैलस माने नमकीन खारा पानी ना, ये खारे पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए हैरस शब्द से इनका नाम पड़ा है हैलोजन। क्यों, मेन में इस पर पॉइंट लिखते भी जाइए, अगर मैं जो चीज़ नहीं लिख पाता उसको भी अगर आपको लगता है कि ये नई चीज़ है तो उसको पॉइंट आउट कर लिया करिए, ठीक है ना। अब देखिए आप नीचे जाने पर व्हेन यू गो टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर इंक्रीजेज, देयरफॉर साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेज। क्यों, तो नीचे जाने पर क्या है, अब 2 और 6, यहाँ पे देखिए 2, 8, 6 3 कोष बना, यहाँ बताइए नीचे जाने पर 4 कोष, 5 कोष, 6 कोष, ऐसे कोष का साइज क्या होता जा रहा है बताइए, बढ़ता जा रहा है। और इसमें कॉमन कौन है,
हाइड्रोजन। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन से जुड़ा होना आवश्यक है ना। पता चला हाइड्रोजन और फ्लोरीन मान लीजिए, हाइड्रोजन इतना बड़ा है, क्लोरीन मान लीजिए इतना बड़ा है। अच्छा बताइए, जब साइज लगभग बराबर रहेगा तो बॉन्डिंग भी उनके बीच में बढ़िया रहेगी, है कि नहीं। अगर बेमेल जोड़ी बना दिए जाए, एक इतना बड़े के साथ इतना बड़ा लगा दिया जाए, उनकी जोड़ी बेमेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। और यही इसी कारण है एक एसिडिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई होगी, जो पीरियड टेबल पढ़ाया गया होगा, या मुझे मौका मिलेगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। HF, HCl, HBr, HI कौन ज़्यादा अम्लीय है पता है? इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? HBr तो हो ही नहीं सकता। रीजन बताना पड़ेगा क्यों। देखिए, यूं तो एसिडिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, जैसे जैसे आवर्त बाएं से दाएं जाने हैं, अम्लीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है ना। अच्छा बताइए, इधर जब आप सोडियम वोडियम क्षार धातु में कहते हैं ना, यानी OH को कास्टिक सोडा क्षार कहते हो कि नहीं कहते हैं ना, लेकिन क्या HF को क्षार कहते हो? HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, कॉमन नेम हाइड्रोजन फ्लोराइड कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, एसिडिक है, जिनमें H+ देने की प्रॉपर्टी होती है, एसिड होते हैं। इसका मतलब यानी इधर है फ्लोरीन, इधर है ना, अम्लीय लक्षण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। हर लक्षण जो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता था, यदि आपको पीरियड टेबल पढ़ा हो ना, तो विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है, ऐसा बताया गया। पीरियड टेबल पढ़ा, आवर्त सारणी पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा होगा तो इसमें हम लीड में क्लासेस चलेगी, तो किसी का भी लेक्चर हो अगर मुझे मिलेगा तो मैं देखिएगा बहुत डिटेल में बहुत सारे रीजन आपको स्लाइडर कांस्टेंट निकलवा कर दिखा दूंगा कि ENC क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। उसमें लिखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है इसलिए घट जाता है, क्योंकि जो नीट के एग्जाम होते हैं ना, एकदम सरफेस लेवल का नहीं पूछता, थोड़ा सा अंदर घुस के पूछता है, रीजन सही है कि नहीं, तो थोड़ा सा अंदर जानकारी होगी तब आप उसको कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर होगा ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों घटता है, क्यों बढ़, किताब में तो लिख दिया गया बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, या छोटी छोटी बातें लिख। बिल्कुल, पहले JEE मेंस के जब 2 पेपर हुआ करते थे, एक मेंस हुआ करता था तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आता था, है ना। अब जो है दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन वो असर्शन रीजन कथन कारण सहित जो आपका एडवांस होता है दूसरा लेवल, उसमें थोड़ा सा और गहराई के साथ पूछते हैं, है ना। प्रोडक्ट, हाँ ऐसा जैसे ये 4 को दे दिया ऑप्शन, उसमें कहे A और B बोथ आर करेक्ट, है ना, ओनली दिस आर करेक्ट, है ना, नन ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो जब आप हर पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, P ब्लॉक में बताइए, आपको बोर्ड में भी देखा, बोर्ड में अब जा रहे हैं ना, P ब्लॉक का 12 से 14-15 नंबर का तो P ब्लॉक कवर करता है ना। हर चैप्टर को बहुत थियरी है, तो ये मत सोचिए कि किसी चैप्टर को छोड़ देगा। JEE मेंस ऐसे आते हैं ना, लगभग सब चैप्टर कवर करता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोडक्ट धड़ाधड़ नहीं बनाना जानते, ये इसका काम क्या है, रीजेंट का काम क्या है, ऐसे रिएक्शन दे दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हवा ना लगे कि रीजेंट नहीं जानेंगे यार इसका काम क्या है ना। जैसे अगर ऐसे दे दिया स्ट्रक्चरल फॉर्म होता, थोड़ा सा स्टैंड ऐसे ऐसे दिया, ऐसे देखिए ये पूछा था, जैसे एक बार ये देखिए ऐसे दिया था, अभी पूछ लिया जैसे ये, और यहाँ क्वेश्चन डाल दिया व्हाट रीजन यू मे यूज फॉर दिस कन्वर्जन। अगर आपने लेवल अच्छा पढ़ा है, इस परिवर्तन के लिए कौन सा उपयुक्त कर्मक चुनेंगे, समझ रहे हैं। अब कर्मक 4 दे दिया, जिंक अमलगम HCl, ये दिस 4 ऑप्शन दे दिया। तो जब आप अच्छे लेवल से नहीं पढ़े रहेंगे ऑर्गेनिक लोग, हाई एक लाइन का है ना, यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन को सीधा हटाने के लिए जैसे आप जिंक एमलगम HCl हटाल दीजिए, ये ऑक्सीजन को यहाँ से गायब कर देता है ना। जिंक एमलगम HCl क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं उसको, जिंक एमलगम HCl। ऑर्गेनिक पढ़ाने में मिलेगा बहुत ज़बरदस्त, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी क्लास ऑर्गेनिक में लग जाए, है ना। ऑर्गेनिक पिंटर कन्वर्जन ज़बरदस्त एडवांस से पूछता है ना, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर पूछता है, जैसे बायोमॉलिक्यूल का दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिया,
विटामिन वाला पार्ट से दे दिया, बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है ना, न्यूक्लिक एसिड का दे दिया है ना, तो उनके इंटर कन्वर्जन बहुत ज़बरदस्त पढ़ने होंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी के एसिडिक और इनके फोर्सेस की। तो नीचे जाने पर ये ऐसी अम्लीय प्रॉपर्टी, ऐसा लक्षण है कि बाएं से दाएं भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अब ये देखिए, जैसे बहुत सारे लड़के ये कहते हैं सर ये वाला यही तेज होगा अम्लीय होगा, क्योंकि ऊपर है, इधर है, दाहिने है और ऊपर है ना। लेकिन केवल एसिडिक प्रॉपर्टी केवल एक ही बात पे डिपेंड नहीं करती। अब आप सोचिए, आप एच है, एफ है, इनके बीच में बेहतर कनेक्टिंग है, थोड़ा बहुत साइज का अंतर है। नीचे जाने देखिए, ये है और ये क्लोरीन और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये आयोडीन वाला और बड़ा हो गया, इसके साथ लगा हुआ है। अच्छा, एसिड होते क्या है? द कंपाउंड विथ यू H+ आयन इन द सोल्यूशन, जो पानी में आसानी से H+ दे दे। तो H+ तो सब में लगा है, सब देंगे H+ ना, कोई आसानी से देगा और कोई देर में देगा। अच्छा, आप खुद सोचिए किसकी मुंडिया तोड़ देना आसान है ज़्यादा? HI की, क्योंकि साइज में वेरिएशन ज़्यादा है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी कमज़ोर होगी ना। और हम और आप सिमिलर साइज के हैं तो अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी बिटवीन ना। इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है इक्वली शेयर हो जाए, थोड़ा बहुत अंदर, लेकिन बताइए जब साइज में वेरिएशन जाएगा, अच्छा जितनी आसानी से H+ देगा उतना ही तीव्र अम्लीय होगा। क्यों? अब बताइए, तो इसका मतलब कौन सबसे तीव्र अम्ल है जानता है? HI हो जाता है। कौन हो जाता है बताइए? HI सबसे नीचे है ना। इसका मतलब डिसोसिएशन का कौन आसानी से टूटेगा, कौन आसानी से देगा, इस पर भी जो है अम्लीय तीव्रता डिपेंड करती है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये फोर्सेस की, तो यहाँ पर जो है, अब हमने कहा कि ये गैसेस स्टेट में ये लिक्विड है, इसके पीछे रीजन क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव नहीं है, क्योंकि इनका विद्युत ऋण तो है, लेकिन इनका आकार क्या है? बड़ा है। इनका आकार क्या है? H2S गैस है, क्योंकि सल्फर का आकार क्या है? बड़ा है। ऑक्सीजन का आकार छोटा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इसका तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, इसलिए ये लिक्विड है और ये क्या है? सल्फर का आकार बड़ा है इसलिए। यस। जो भी नीचे जाएगा उसका आकार आप समझ सकते हैं कि उनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा। परमाणु क्रमांक होगा तो उसमें कोष ज़्यादा बनेंगे, कोष ज़्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस है कि उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रबलता खत्म होती जाएगी, ना के बराबर फिर होगी। समझ रहे हैं ना? तो मतलब कि अब लेकिन देखिए, इसका मतलब है कि वाटर का, अब हम डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं। अगर हम वाटर है, सपोज दैट, ये देखिए, सपोज दैट ये वाटर मॉलिक्यूल है, और अगले वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह पोलैरिटी के साथ ऐसे अटैच करेगा कि नहीं? बताइए, करेगा ना? ऐसा डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कह लीजिए ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल है बताइए? यानी जो मॉलिक्यूल ध्रुवीय होगा, पोलर होगा, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन फोर्स, जिस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेंगे उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहेंगे? डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, है ना। आप लिख लीजिए जरा डाइपोल में। दिस टाइप ऑफ attraction forces are created between polar molecules, between polar molecules, the strength of dipole interaction are depend on dipole interaction are depend on polarizing power of the atoms. Polarizing power of the atoms. Polarizing power of the atoms
अच्छा, एक आपने पोलराइजिंग पावर जानते हैं, ध्रुवणता का नियम, एक आपको यदि आपने पढ़ा होगा फजान का नियम बताया गया है। 11 पढ़ा है फजान का नियम ना होगा तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, क्योंकि टॉपिक ये है हमारा, उधर लंबा हो जाएगा। वो कहते हैं पोलराइजेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे ही मॉलिक्यूल पोलर है और ये मूव कर रहा है ना, कभी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पे ज़्यादा आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई यहाँ पे, है ना, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है अब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड कर देगा। जैसे इंड्यूस करने का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे आप दो ऐसे बंदे हैं जो पहले पढ़ना नहीं चाहते, है ना, और कुछ समय जब एग्ज़ाम करीब आया मेरा मन हुआ लो यार मैं पढ़ लूँ और पास हो जाऊँ, है ना, तो लगे पढ़ने तेज़ी से। हमारा दोस्त था वो भी नहीं पढ़ने वाला था, हमने उसको कहा यार तुम भी पढ़ लो पास हो जाओ, है ना। अब दो चीज़ें डिपेंड है, वो हमारी बात को कितना लेता है, दिल से लेता है ना। अब इसका मतलब है कि हमारी बात को कितनी उसके अंदर मानने की क्षमता है। दूसरा कि मतलब फिर से अगर मान लीजिए, इसका मतलब है कि हमने उसको मोटिवेट कर दिया। क्या कर दिया बताइए? चार्ज कर दिया, है ना। यानी हम तो जो है चार्ज हुए ही थे। चार्ज का मतलब हो गया मतलब कि हमें अब एग्जाम पास करना है यार, लाओ मैं पढ़ूँ, है ना। और हमने अपने दोस्त को भी क्या कर दिया, कैटलाइज कर दिया। अब वो कितना हुआ, कितना कैटलाइज, मेरी बात को कितना उसने दिल से लगाया, यही समझ लीजिए पोलराइजिबिलिटी है। यही क्या है बताइए, तो मेरे कहने से कितना ध्रुवित, तो कितना इन्फ्लुएंस हो गया वो, है कि नहीं। अब वो भी जुट गया, है ना। हो सकता है एग्जाम बाद फिर से अपने पुराने ढर्रे पे आ जाए वो, है ना। तो ये चीज़ होती है पोलराइजिबिलिटी। अब पोलराइजिबिलिटी में फजान का नियम कहता है कि जितना स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन होगा, यानी धनायन है, उसका आकार छोटा होगा, और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, और उतना ही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे आप सोचिए थोड़ा सा मैटर, LiCl है, LiBr है, LiI है, ये देखिए। अगर कहते इनमें से कौन ज़्यादा पोलर है, तो यहाँ लगता है फजान का रूल। फजान का नियम क्या कहता है, कैटायन का साइज जितना स्मॉलर। अच्छा बताइए, यहाँ कैटायन तो सेम है, Li प्लस Li प्लस Li प्लस कॉमन है ना। अच्छा बताइए, और दूसरा क्या कहता है कि ऋणायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो बताइए किसका ऋणायन साइज बड़ा है, इसका मतलब किसका बॉन्ड ज़्यादा पोलर कोवेलेंट है, LiI। कम पोलर कौन है, LiCl का। तो थोड़ा ये फजान का नियम है ना, फजान का ध्रुवणता का नियम ना, कि उसी तरह ये कहता है कि इतना ज़्यादा डाइपोल इंटरेक्शन उतना ज़्यादा मजबूत होगा जिसकी पोलराइजिबिलिटी यानी ग्रहण करने की क्षमता, यानी जो एक पोलर हो चुका दूसरे को पोलर बनाना चाहता है वो कितना पोलर होना चाहता है। मैं हाँ देखता है, तो ये पोलराइजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। पोलराइजिबिलिटी सिलेक्शन जो है फजान का रूल है। फजान का रूल क्या कहता है, हायर द साइज ऑफ कैटायन or the lower the size of cation and higher the size of anion. Cation means positive, anion means negative. समझ गए ना, उतना ही पोलराइजिबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो मान हाँ बताइए, रफ़ीक आए हैं, आ जाए थे रफ़ीक, आए नहीं है अभी, काफ़ी नहीं रखी होती टीचर्स के साइन नहीं कराएंगे, टीचर्स के साइन नहीं कराएंगे, एक रजिस्टर लाएंगे नया, ठीक है। हाँ तो बात मेरी समझ में है। डाइपोल इंटरेक्शन किसके बाद पोलर मॉलिक्यूल, है ना, और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत डिपेंड करेगी किस पर, जो दूसरे को पोलर करना चाहता है वो कितना पोलर होना चाहता है, कितना आप परिवर्तन होना चाहते हो उस पर उसकी स्ट्रेंथ। अगर आप ज़्यादा परिवर्तन होना चाहते हो, आप भी चाहते हो यार हम इसको बढ़ने ना देंगे, आपकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है, तो डाइपोल इंटरेक्शन का क्या होगा, डोमिनेट होगा, ज़्यादा हायर होगा, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल HF H2O अमोनिया, HF H2O अमोनिया, सो डाइपोल इंटरेक्शन,
Hydrogen bonding is also example of hydrogen bonding is also example of hydrogen bonding is also example of dipole interaction. Hydrogen bonding is example of, इंग्लिश लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में ना, क्योंकि आगे जो बुक है चाहे आईटी करेंगे या जहाँ भी आपका सिलेक्शन होगा, बीएससी करोगे, अगर आप इंग्लिश लिखोगे तभी, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए तो यहाँ तो जैन कॉलेज में सीरीज ले लीजिए, पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखी चाहे इंग्लिश में पास कर लीजिए, सब शॉर्ट कर, है ना? तो वो नहीं, नॉलेज अच्छी बुकें आपकी इंग्लिश मीडियम है सारी की सारी, है ना? तो अगर साइंस पढ़ना है तो इंग्लिश को इग्नोर मत करिए, है ना? नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल forces. Induced dipole forces. This type of forces are created between a polar molecule and a non-polar molecule. Polar molecule and a non-polar molecule. Polar molecule and non-polar molecule. The strength of this interaction is also depend on polarizability of the molecule. तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, जैसे एक में पोलर बॉन्ड है ना? अब आप देख रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. अब दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है बताइए? नॉन पोलर है. नॉन पोलर में हमने आपको पहले बता दिया इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड. क्यों? और जो पोलर मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, अगर इनके बीच बिटवीन फोर्स काम करता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. ठीक है ना? तो आज हमने क्या किया, गैसेस स्टेट में जो फोर्सेस काम करते हैं बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस काम करते हैं, पहले कौन से फोर्स बताया? लंदन फोर्सेस. दूसरे डाइपोल फोर्सेस ना. तीसरे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. इनके एग्जाम्पल देखें. अब हमारा मेन टॉपिक पर अब हमारा है गैसियस लॉ, है ना? हेडिंग डाल दीजिए और इन्हीं पे न्यूमेरिकल और ये सब ज़्यादा इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो आज पढ़ा है हमने, है ना? अब गैसियस लॉ में आप जानते हैं कि बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर, अब यहाँ से पढ़ने मेन टॉपिक करवा गया. ठीक है ना? क्लास में टाइम से आइए, मिस मत करिए. ठीक है ना? टाइम से आ जाया करिए. मैं मतलब 8 to 5 ऐसे आ जाता हूँ, 8-10 तक मैक्सिमम. ठीक है ना? आप लोग भी आ जाइए. ओके.
का देखा है